चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ये एटम का स्ट्रक्चर, इस पर आहिस्ता आहिस्ता काम हुआ था और किस तरह से हम जान गए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तकरीबन 5th BC में, 5th BC ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट से भी 500 साल पहले डेमोक्राइटस नामी एक शख्स ने एटम पर काम किया था और उसने बताया था कि एटम मैटर का सबसे छोटा जर्रा जो होता है उसको हम कहते हैं एटम। फिर जाकर 19th सेंचुरी पर डाल्टन, जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट था, टीचर था, उसने एटम पर काम किया और एक प्रॉपर थ्योरी बनाई। थ्योरी का नाम उसने रखा अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। ठीक है, कीमिया के फलसफे का एक नया निजाम, और उसमें उसने एटम के बारे में सारे डिटेल्स लिख दिए। और उस थ्योरी में तकरीबन 4 से 5 पॉइंट साइंटिस्ट ने पकड़े जो कि गलत थे, और उसमें से एक पॉइंट ये भी था कि एटम इज इनडिविजिबल। एटम जो है वो इनडिविजिबल है, तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइंसदानों ने काम किया और उन्हें पता लग गया, जिस तरह कि अब हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस पर जो काम हुआ था, ये सब अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट फारिग बैठे थे, जिनका कोई काम ही नहीं था, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने ये पता लगा लिया कि एटम के अंदर और भी पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इसी तरह से इस सीक्वेंस, इस तरतीब में इसकी डिस्कवरीज भी हो गई। इलेक्ट्रॉन साहब पहले डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटॉन साहब डिस्कवर हो गया, फिर न्यूट्रॉन साहब, और इसी तरीके से हम इसको अब पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर में सबसे पहले आपका टॉपिक जो है वो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब ये सर विलियम क्रुक जो है अपने बाल कटवा के एक दिन नाई के दुकान से आ रहा था। अब ये भी फारिग था ना, तो सोचने लगा क्यों नहीं एक एक्सपेरिमेंट कर लूं। तो क्या एक्सपेरिमेंट कर लूं? इसने सोच लिया कि चलो एक ट्यूब उठा लेता हूं। इसने उठा लिया एक ट्यूब, इस तरह से, कुछ इस तरह से उस ट्यूब का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये सर विलियम क्रुक ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डाल्टन थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए। इसने 2 इलेक्ट्रोड्स गाड़ लिए, एक इलेक्ट्रोड यहां पर लोहे का रॉड और एक लोहे का रॉड इलेक्ट्रोड यहां पर। इसको कहते थे एनोड और इसको कहते थे, जरा सा यहां पर बनाऊंगा ताकि पीछे जगह पर फिर फ्लोरेसेंस दिखा सके, और इसको कहते हैं कैथोड। ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच होता है इसलिए कैथोड, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच होता है इसलिए एनोड। और नीचे ये नल का सा शक्ल जो दिख रहा है, इसको हम कहते हैं वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि अंदर जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स है, जितनी भी हवा है अंदर, उसको बाहर निकाले। बाहर क्यों निकाले? हमें पता है कि हवा जो है वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर किसको कहते हैं? जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, अब अगर इस कैथोड को हम नेगेटिव से इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें तो वो हम इस नीयत से करते हैं कि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। बैटरी हम किस नीयत से कनेक्ट करते हैं? हलवा खाने की नीयत से नहीं, बिजली पास करने की नीयत से। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करें और यहां पर होगा एयर, हवा, तो बिजली तो पास ही नहीं होगी। इसलिए यहां पर हमने वैक्यूम पंप लगा लिया कि जिस रिड्यूस्ड प्रेशर में, कम प्रेशर में हम इलेक्ट्रिसिटी को यहां पर जो डिस्चार्ज हम करेंगे, बिजली को पास करेंगे, वो मेजर करना चाहे तो हम कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, जितना भी हवा निकालेंगे हम यहां से वहां, उतना ही प्रेशर कम होगा, और जितना हवा अंदर होगा वहां उतना ही प्रेशर ज्यादा होगा। तो उसके लिए हमने प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, हवा को निकालने के लिए हमने यहां पर वैक्यूम पंप, हमने नहीं, विलियम क्रुक ने लगा लिया। ठीक है, अच्छा, अब विलियम क्रुक साहब ने ऐसा किया कि यहां से इसको बड़े हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया
और वो था 5000 से लेकर 10,000 वोल्ट। इतना वोल्टेज था उस सिस्टम का जिससे इसने ये इस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट किया। ठीक है, अब इस 5000 और 10,000 के दरमियान, मतलब 5000 या 6000 या 7000 वोल्ट का करंट देकर इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके इसने देख लिया कि यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा नॉर्मल प्रेशर पर। जब नॉर्मल प्रेशर था तो देयर वाज नथिंग, नॉर्मल प्रेशर, और पोटेंशियल डिफरेंस 5000 से 10,000 के बीच जो भी था, 6000 था 7000 था, उस पर देख लिया कि कुछ भी नहीं हो रहा, देयर वाज नथिंग टू बी ऑब्जर्व्ड। अच्छा ठीक है, अब क्या किया, अब इसने प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर को कम कर लिया। कैसे? इस वैक्यूम पंप के जरिए जितना हो सके इस यहां से हवा निकाल लिया, तो प्रेशर रिड्यूस तो होते होते यहां तक पहुंच गया 0.1 mmHg। mmHg प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, 760 mmHg इज इक्वल टू 1 atm, याद है ना? तो 0.1 mmHg तक जब प्रेशर पहुंच गया तब जाकर इसी वोल्टेज पर इसने एक यूनिफॉर्म ग्लो देखा, चमक देख लिया। यहां पर जब डिस्चार्ज हो रहा था, बिजली पास हो रही थी, तो रिड्यूस प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर पर तो कुछ नहीं हो रहा था। जब हवा थी, हवा को निकाल लिया, प्रेशर रिड्यूस कर लिया 0.1 mmHg तक, तो यहां पर एक चमक दमक सा दिखने लगा जैसे किसी की शादी हो रही हो। ठीक है, अब यहां पर जो यूनिफॉर्म ग्लो दिख रहा था, तो ये समझ गया कि यहां पर अब डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसने इस प्रेशर को और भी रिड्यूस कर लिया। अब देखो यहां पर डिस्चार्ज हमको जो दिख रहा था, जो हो रहा था यूनिफॉर्म ग्लो की शक्ल में, वो इसलिए हो रहा था कि जो यहां पर पहले नहीं हो रहा था वो हवा की मौजूदगी की वजह से नहीं हो रहा था, क्योंकि एयर जो है वो इंसुलेटर है, तो बिजली पास नहीं हो रही थी। हवा को हटा दिया, प्रेशर रिड्यूस हो गया, बिजली पास हो गई, यूनिफॉर्म ग्लो दिख गया। लेकिन इसने, सर विलियम क्रुक ने, वो रुका नहीं वहां पर, और भी प्रेशर को उसने रिड्यूस कर लिया। ठीक है, कितना रिड्यूस कर लिया? 0.01 mmHg। अब 0.01 mmHg तक इसने जब प्रेशर रिड्यूस कर लिया, तो जो शादी यहां पर हो रही थी वो शादी खत्म हो गई, बारात चली गई। ठीक है, मतलब जो यूनिफॉर्म ग्लो थी वो ग्लो खत्म हो गई। अब क्यों हुआ ऐसा? अगेन मतलब प्रेशर अगर रिड्यूस करते जाए, हम पहले यहां पर हवा थी, इंसुलेटर था, तो चलो बिजली पास नहीं हो रही थी, ग्लो नहीं हो रहा था, डिस्चार्ज नहीं हो रहा था। प्रेशर रिड्यूस करते ही हवा निकल गई तो बिजली पास हो गई, यूनिफॉर्म ग्लो दिख गई। अब हमने और प्रेशर रिड्यूस किया, तो चाहिए ये था कि हवा यहां से मुकम्मल निकल गई या थोड़ी बहुत बच गई है, तो चाहिए ये था कि यूनिफॉर्म ग्लो और भी अच्छी तरह से दिख जाए, शादी का मजा और भी दोबाला हो जाए। लेकिन नहीं, फिर से गायब हो गया यूनिफॉर्म ग्लो। क्यों? अब यहां पर इस रिड्यूस प्रेशर पर इन दोनों साहिबेन का, कैथोड और एनोड का, इनका रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब ये लोग मुजाहिमत कर रहे थे कि हमसे बिजली पास नहीं होगी। ठीक है, तो अब इनकी मुजाहिमत की वजह से ये यूनिफॉर्म ग्लो गायब हो गया था, बिजली पास नहीं हो रही थी। इसलिए सर विलियम क्रुक ने सोचा कि चलो अब जो करंट पास नहीं हो रहा, ये एनोड और कैथोड की रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है, तो इसका हल तो यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, उसको और भी हाई करें जितना हो सके। तो इसके पास तो इतना ही हो सकता था, आखिरी लिमिट क्या था? 10,000। तो 10,000 का वोल्ट ही, 10,000 वोल्ट का झटका ही दे दिया इसको। तो 10,000 वोल्ट पर जाकर, 10,000 वोल्ट पर जाकर यहां पर फिर से वो चमक दमक दिखने लगा। ठीक है, अच्छा, अब इस चमक दमक के साथ जब 0.01 mmHg 10,000 वोल्ट पर ये यूनिफॉर्म ग्लो फिर से आ गया, मतलब डिस्चार्ज यहां पर इस डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्चार्ज फिर से हो रहा था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहां पर इस कैथोड के बिल्कुल सामने इस दीवार पर इन्होंने चमक और देखा, फ्लोरेसेंस। ठीक है, कुछ फैन से रेज थे वो इन्होंने देखे,
कि यहां से ये फेंट रेज शायद आ रहे हैं, तो यहां पर वो चमक दिखा रहे हैं, फ्लोरेसेंस दिखा रहे हैं। अब इस सर विलियम क्रुक को इस चीज में इंटरेस्ट पैदा हो गया, और इसके साथ और भी साइंटिस्ट थे, टीम थी, और इनके एक्सपेरिमेंट्स पर फिर और साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए, जैसे जे थॉम्सन हुआ, जे स्टोनी हुआ वगैरह, वो आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने मुख्तलिफ तरीके इसके साथ किए। इन्होंने यहाँ पर जो गैस थे वो गैस को बदले, एक बार एक गैस, एक बार हवा, दूसरी बार दूसरा गैस वगैरह वगैरह। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स थे वो इलेक्ट्रोड्स को भी इन्होंने बदल डाले, लेकिन जिस भी हालत में चाहे इलेक्ट्रोड्स रद्दो बदल हो, चाहे यहाँ पर हवा चेंज हो, कोई भी गैस हो, जो रेज यहाँ से निकल रहे थे यहाँ तक आ रहे थे, वो तमाम के तमाम सेम ही रेज थे, सेम रेज। और इसलिए इसको गोल्डस्टाइन नामी साइंटिस्ट ने, किसने? गोल्डस्टाइन ने, गोल्डस्टाइन, इसने इसको नाम दे दिया कैथोड रेज। बात पकड़ में आ रही है ना? तो इस तरह से यह जो रेज यहां से निकल रहे थे ये असल में थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां तक हम बढ़ेंगे कि किस तरह से इसका नाम फिर इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, ठीक है। इसकी मां कौन है, किसने इसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया? अब तक इसको कैथोड रेज से हम जानेंगे, क्योंकि गोल्डस्टाइन ने पहली बार इसका नाम कैथोड रेज वो इसलिए रख दिया कि ये कैथोड से निकलकर एनोड तक जा रहे थे। एनोड कैथोड के अपोजिट पर जो वाल था वहां पर वो चमक दिखा रहे थे, फ्लोरेसेंस दिखा रहे थे, तो ये इनको ये जाहिर कर रहा था कि कैथोड से ही निकल रहे हैं और आगे लग रहे हैं, ठीक है। तो कैथोड रेज गोल्डस्टाइन ने इसको नाम दे दिया। अच्छा, अब कैथोड रेज मतलब नेगेटिव रेज ये नाम दिया गया। उसके बाद अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और नोट करने का है, वो ये है कि ये एक्सपेरिमेंट जो कि विलियम क्रुक के जमाने में हो रहा था, उसने ये कैथोड जो इस्तेमाल किया था, ये कैथोड विलियम क्रुक ने, इसने ये कैथोड कूल्ड इस्तेमाल किया था, ठंडा कैथोड। अच्छा, अब ठंडा इस्तेमाल किया तो क्या हुआ? हाँ, सवाल है, क्वेश्चन है ना। ठंडा कैथोड इस्तेमाल हुआ तो क्या हुआ? तो हुआ सिर्फ ये कि यहां से जो भी एटम्स निकलते थे, जो भी एटम्स यहां पर थे, वो एटम यहां पर नहीं, यहां पर आयनाइज हो जाते थे। अब यहां पर आयनाइज हो जाते थे तो यहां से एक कैटाइन बन जाता था, इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पर आ जाता था, ठीक है। यहां पर जो कैटाइन बनता था, वो उस कैटाइन पर चार्ज तो पॉजिटिव होता है, तो ये कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो इस कैटाइन को अपने ओर खींच लेता था तेजी के साथ। तो जब ये कैटाइन फुल स्पीड के साथ आकर इस कैथोड से टकराता, तो इस स्पीड की वजह से इस कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन निकलता, और ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होकर जब यहां से निकलते तो ये एनोड इसको अपने ओर खींच लेता, तो इलेक्ट्रॉन यहां से फिर यहां तक आ जाते। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इसको हम कैथोड रेज कहते थे, ये वहां पर हमें नजर आ रहे थे। तो कुछ इस तरह सा प्रोसेस होता था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर विलियम क्रुक के जमाने में। लेकिन आज के जमाने में जो साइंटिस्ट करते हैं वो इस कैथोड को ऑलरेडी हॉट रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है। जिस तरह आप चाय गर्म पीते हो सर्दी में, तो उसी तरह आज के साइंटिस्ट इस कैथोड को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो गर्म रखते हैं। क्यों गर्म रखते हैं? इसलिए गर्म रखते हैं कि यहां पर जो आयनाइजेशन यहां पर हो रही थी, पहले एटम यहां से वहां जाता था, वहां आयनाइज होता था, कैटाइन यहां आता था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता था, फिर वहां जाता था। तो उन्होंने समझा कि क्यों ना सिंपल सा कोई तरीका इख्तियार किया जाए, और वो ये कि इसको अगर हम हॉट रखें तो यहां पर डायरेक्ट ही एटम आयनाइज हो जाएगा, कैटाइन यहां पर रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन सीधा यहां से निकलकर वहां पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये लंबा प्रोसेस जो था, यहां से उड़कर कैलिफोर्निया, फिर इंग्लैंड, फिर सऊदी अरेबिया, फिर जाकर ईरान में ठहर जाता था। तो ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान से डायरेक्ट उड़कर ईरान में ही जहाज आजकल के साइंटिस्ट लैंड करवा रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर। सो कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक ने किया था। फर्क सिर्फ ये था, आज के साइंटिस्ट जो कर रहे हैं वो कैथोड हॉट ले रहे हैं।
अच्छा, कुछ और भी मॉडिफिकेशंस है, लेकिन अब उसकी गहराई में नहीं जाएंगे। पहले सलेबस, ठीक है, जो सलेबस में है पहले उसको कंप्लीट पढ़ ले अच्छी तरह से। अच्छा, ये हुआ एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर और साइंटिस्ट जब घुस गए, जैसे कि जे थॉमसन, जी स्टोनी, गोल्डस्टाइन भी हो गया, जो आइंस्टाइन का कज़न था, मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं, नाम सिर्फ एक जैसे हैं इसलिए बता दिया। तो इन एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने कैथोड रेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया कि इन कैथोड रेज के खासियत क्या है। अब वही खासियत हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन्होंने इसको स्टडी कर लिया। इसको नोट कर लो, शाबाश। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रेज, सॉरी एक्स रेज नहीं, कैथोड रेज, कैथोड रेज। अब कैथोड रेज की खुसूसियात, अब जिस तरह से बच्चे ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात एक चीज़ को समझने के लिए करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, इसको किसी छोटे बच्चे को ये मार्कर दे दो तो वो मार्कर को उठाएगा, पहले देखेगा, उसको स्मेल करेगा, फिर उसको हाथों से देखेगा कि ये है क्या चीज़। तो ये एक इंसान की इनेट बिहेवियर है, क्यूरियसिटी है उसको किसी अनजान चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। बच्चे के लिए ये अनजान था, इसी तरह से इन साइंटिस्टों के लिए कैथोड रेज जब पहली बार डिस्कवर हुए वो ना आशना थे, ठीक है, अनजान थे। तो उन्होंने अब मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस किए, इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उनको इसकी खुसूसियात का पता लग जाए। अब क्या किया उन्होंने, देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, उन्होंने ये मालूम किया कि दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये शुआए जो है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, परपेंडिकुलर टू कैथोड रे, परपेंडिकुलर टू कैथोड द इलेक्ट्रोड। मतलब यहां पर जो कैथोड है, इलेक्ट्रोड है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर ये हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधे लाइन में ये मूव करते हैं ये रेज। ये हुआ प्रॉपर्टी नंबर 1। अब ये इन्होंने पता कैसे लगाया, वो प्रॉपर्टी नंबर 2 से। These rays produce shadow of any opaque object which is placed in their path। कोई भी अपेक ऑब्जेक्ट को उठाकर अगर हम ये इसके रास्ते में रख दें, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगुलर अपेक ऑब्जेक्ट इसके रास्ते में मैं रख दूं, तो इसी ट्रायंगुलर अपेक ऑब्जेक्ट का सेम शेडो इसके पीछे बनता था, ठीक है। अब शेडो जो है किसी अपेक सब्सटेंस का शेडो जो बन रहा है वो बिल्कुल वैसा ही शेडो उसके पीछे बन रहा है, तो इसका मतलब ये रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में ये मूव नहीं करते हो, मतलब नीचे से ऊपर से निकल कर जा सकते हो, तो यहां पर फिर ऐसे शेडो बना ही नहीं होगा, वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इससे इन्होंने मालूम किया कि ये रेज जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, इट रोटेट्स पेन व्हील। अच्छा, अब देखो इन रेज के सामने इन्होंने, फॉर एग्जांपल ये रेज निकल रहे हैं, इसके सामने इन्होंने एक लाइट सा पिन व्हील रख दिया। पिन व्हील जैसे पंखा है ना, ये वाला पंखा जो लगा है, इसको अगर आप हाथ से धक्का दोगे तो ये घूमेगा। जब ये ऑफ हो, स्विच ऑफ हो, अब नहीं, ठीक है, चल रहा है, यहां पर हाथ अगर अंदर कर लिया तो आपकी उंगली ही चली जाएंगी। जब ये ऑफ हो, रुका हुआ हो, तो इसके पंख को अगर आप हाथ से धक्का दोगे तो ये घूमेगा। लेकिन अगर ये पंखा रुका हुआ है और इसको आप टार्च, लाइट, ठीक है, वो रोशन कर दे, तो क्या ये उस रोशनी से घूमेगा? नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए अब तक यहां पर डुअल नेचर की, वो जो डुअल नेचर का कंसेप्ट है कि हर एक चीज वेव भी है
और हर एक चीज़ नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्वांटम पार्टिकल जो है वो वेव्स भी है, वो पार्टिकल्स भी है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी के बाद ये पता लग गया कि हर एक चीज़ पर वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। अब वो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो अब बहुत ही गहरा चला जाएगा। लेकिन डुअल नेचर इसको कहते हैं कि हर एक चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हुआ, ये पार्टिकल भी है, ये वेव भी है। इस डुअल नेचर की डिस्कवरी अब तक नहीं हुई थी। तो साइंटिस्ट ये समझ रहे थे कि कुछ चीज़ें वो वेव्स होते हैं, कुछ चीज़ें पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल सख्त चीज़ जिस तरह के ये, वेव्स जिस तरह के रोशनी है, ठीक है। तो रोशनी किसी चीज़ से टकरा कर उस चीज़ में मोमेंटम पैदा नहीं कर सकती। इससे हम वेव्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब अगर ये पंखा, जैसे मैंने मिसाल दे दिया, या ये मार्कर हुआ, इससे अगर रोशनी टकराए तो ये इस मार्कर को गिरा नहीं सकती अगर मार्कर खड़ा हो। जबकि अगर मैं इसको धक्का दे दूं, ठीक है, या किसी चीज़ को, सॉलिड चीज़ को इस पर मार दूं, तो ये गिर जाएगा, ये वहाँ पर चला जाएगा, मतलब इसमें मोमेंटम पैदा हो जाएगा। तो जो चीज़ इसमें मोमेंटम पैदा कर रहा है वो सॉलिड चीज़, वो पार्टिकल है। तो ये दो नेचर साइंटिस्ट के दिमाग में अलग अलग थे। अभी क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी उस हद तक नहीं हुई थी। डुअल नेचर वजूद में अभी तक नहीं आया था, ठीक है। बात को दिमाग में याद रखो। तो इसलिए इसको मालूम करने के लिए कि ये कैथोड रेज हैं या पार्टिकल है, तो इन्होंने इसके सामने पिन व्हील रख दिया। अब जब ये रेज जाकर इस पिन व्हील से टकराते तो ये पिन व्हील घूमने लग रहा था, ये रोटेट होता था। अब जब ये पिन व्हील रोटेट होने लगा, मतलब कैथोड रेज में ये पिन व्हील रखकर पिन व्हील घूमने लगा, तो इसका मतलब ये जो रेज है कैथोड रेज, ये पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, या ये खुद पार्टिकल्स है या इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स है। लेकिन पार्टिकल्स इसमें है क्योंकि ये पिन व्हील के अंदर मोमेंटम पैदा कर सकती है, एंगुलर मोमेंटम पैदा कर सकती है। जिस तरह की ये पंखा था, इसको मैंने हाथ से धक्का दे दिया तो इसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा हो गया, ये घूमने लगा, क्योंकि मेरा हाथ सॉलिड चीज है, सॉलिड पार्टिकल है। तो इसी तरह से ये पिन व्हील घूमने लगा, इसका मतलब ये कैथोड रेज जो है ये सॉलिड पार्टिकल्स है इसमें, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ ये रेज हमको नजर आ रहे थे, शेडो भी बना रहा था। अब यहां से देखो, ये वो छोटे छोटे हिंट्स थे जो साइंटिस्टों को मिल रहे थे टू कम अक्रॉस, टू डिस्कवर, टू एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ एवरीथिंग, ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेशली, ठीक है। अच्छा, वो आगे हम पढ़ लेंगे डिटेल के साथ, इसमें बातें फिर और भी बहुत आ जाएंगी। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। पिन व्हील रख दिया, पिन व्हील घूम गया। अच्छा, फिर इसके आगे मेटल रख दिया। अब देखो, ये सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं, ये पार्टिकल नेचर ही दिखा रहा है, कैथोड का पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, और इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, इसका नेम वो रख दिया गया। अब इसके सामने मेटल रख दिया गया, और मेटल को इसने कर दिया हीट अप, गर्म। अब जब सॉलिड चीज हम किसी चीज पर बार बार रगड़ते हैं, मारते हैं, तो वो चीज हीट हो सकता है। तो मेटल जब इसके सामने रख दिया गया और इन रेस को फोकस कर दिया गया, इंसिडेंट कर दिया गया उस मेटल के ऊपर, तो रेज आकर इस मेटल पर लगते और मेटल हीट अप होता, गर्म होता, ठीक है। उसके बाद इस मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, बाय स्ट्राइकिंग दीज रेज, मेटल, एक्स रेज और प्रोड्यूस्ड। जब मेटल पर हम ये रेज फोकस कर लेते थे तो एक्स रेज पैदा हो जाता था। एक्स रे और किस्म के रेज है जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसी चैप्टर में आगे है, ठीक है। उसको आज भी इसी तरीके से पैदा किया जा सकता है। जब भी इन कैथोड रेज को मेटल पर इंसिडेंट किया जाता था, सामने मेटल रखकर, मेटल यहां पर रखकर इन पर ये कैथोड रेज फोकस कर देते, इंसिडेंट कर देते, तो ये कैथोड रेज आकर जब भी इस मेटल से टकराते तो इस मेटल से एक्स रेज निकलते। अब ये भी पार्टिकल नेचर दिखा रहा था कि एक पार्टिकल अंदर घुस रहा है तो दूसरे पार्टिकल, जिस तरह से ग्लास बॉल्स, वो बच्चे ग्लास बॉल्स खेलते हैं ना, तो जब एक ग्लास बॉल दूसरे ग्लास बॉल को टक्कर मारता है तो वो दूसरा ग्लास बॉल उसी मोमेंटम से, जब
परफेक्टली इलास्टिक कोलेजन हो, परफेक्ट उसी डायरेक्शन में, उसी मोशन में वो आगे निकल जाता है, ये यहां पर रुक जाता है। ये पार्टिकल्स ये चीज कर सकती हैं। तो इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर घुस रहा था तो एक्स रेज को निकाल रहा था। अब वो क्यों? वो इलेक्ट्रॉन की वो ट्रांजिशन से हो रहा था। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता था, लेकिन अब तक इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जहन में नहीं आया था, तो इसलिए क्लियर बिल्कुल नहीं था। अलबत्ता पार्टिकल नेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे, ये पार्टिकल नेचर दिखा रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इन्होंने ये भी मालूम कर लिया कि ये गैस को भी आयनाइज कर सकता है। इट कैन आयनाइज गैस। इट मतलब कैथोड रेज, ठीक है, दीज कैथोड रेज गैस को भी आयनाइज कर सकता है। अब ये भी पार्टिकल नेचर दिखा रहा था। आयनाइजेशन हम किसे कहते हैं? जब कैटायन बनता है। कैटायन पॉजिटिव चार्ज जब बनता है जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज निकलता है। तो इसका मतलब ये कोई तो पार्टिकल इस एटम से निकाल रहा है जिसकी वजह से गैस आयनाइज हो जाता है, उस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अभी डिस्कवरी मुकम्मल नहीं हुई, ना प्रोटॉन का कंसेप्ट है ना इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, लेकिन आयनाइजेशन से पता लग रहा है कि ये रेज कुछ तो इन एटम से निकाल रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि ये कैथोड रेज पार्टिकल्स हैं। अब एक एक स्टेप दिखा रहा है, एक एक स्टेप। कभी पिन व्हील घूम रहा है, कभी मेटल हीट हो रहा है, कभी मेटल से एक्स रेज निकल रहे हैं, कभी गैसेज आयनाइज हो रहे हैं। इशारा दे रहे हैं कि ये रेज जो कैथोड रेज है ये पार्टिकल्स है, जिसको बाद में जीजे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम देना था, ठीक है। तो इसके बाद अच्छा, इसका चार्ज मालूम कर दिया गया। चार्ज किस तरह से? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव साइड था, जब रेज ये कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में से गुजर रहे थे, तो जो पॉजिटिव साइड था उस तरफ ये मुड़ गए, डिफ्लेक्ट हो गए पॉजिटिव साइड की तरफ। तो जो चीज पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है, हमें पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है पॉजिटिव, ये रेज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इसका मतलब इस रेज पर, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है। तो इससे ये अंदाजा लगा लिया गया कि इन रेज पर, ये कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज, इन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हुआ करेक्टर नंबर 7। अच्छा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट होते थे। चार्ज टू मास रेशियो इसका मालूम कर दिया गया। वो किस तरह से हो गया वो बाद में हम एक्सपेरिमेंटली चार्ज मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे देखेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ वो करेक्टर लिखेंगे, ठीक है, कि चार्ज टू मास रेशियो इसकी मालूम कर दी गई चार्ज मेरिकन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और वो थी 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये चार्ज टू मास रेशियो थी इलेक्ट्रॉन की। इस कैथोड रेज की चार्ज टू मास रेशियो 1.75 × 10⁻11 किलोग्राम कूलम पर किलोग्राम। और इस पर जो चार्ज था, चार्ज की क्वांटिटी जब मालूम कर दी गई, तो इसके ऊपर चार्ज जो था वो था नेगेटिव तो ऑलरेडी था, यहां से मालूम हमने कर दिया था, 1.602 × 10⁻19 कूलम। चार्ज इस पर -1.602 × 10⁻19 कूलम था। तो इस तरह से जो कैरेक्टर्स थे, अच्छा इसमें और भी थे जो कि शायद आपकी किताब में नहीं दिया गया है। वो ये था कि ये फ्लोरेसेंस पैदा कर लेते थे, और इस तरह से इसके पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करने के लिए मुख्तलिफ और भी एक्सपेरिमेंट हुए थे। लेकिन चलो जितना है उतना ही पहले पढ़ लेते हैं सिलेबस के अंदर। तो ये वो कैरेक्टर्स थे जिस कैरेक्टर्स को साइंटिस्ट ने खुद ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्टडी कर लिया, और उन्होंने जान लिया कि ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ये कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए,
सारे के सारे इशारा कर रहे हैं कि ये कैथोड रेज दीज मस्ट बी पार्टिकल, ये पार्टिकल्स होंगे, जर्रात होंगे। ठीक है, तो बाद में जाकर फिर जीजे स्टोनी जब आ गया, इन सारे कैरेक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उसने इन रेस को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, और इस तरह से इसका नाम इलेक्ट्रॉन तब से पड़ गया, और आज भी हम आप सब इसको इलेक्ट्रॉन के नाम से ही पुकार लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर जो थोड़ा सा छोटा सा दूसरा टॉपिक है, इसी के अंदर आ जाता है, यहां पर कर लेते हैं। वो ये है कि इससे चार्ज से और चार्ज टू मास रेशियो से आप इसका मास भी मालूम कर सकते हो, जिसको आप कैरेक्टर नंबर 10 में रख सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि हमको पता है कि ये हुआ चार्ज, ये हुआ मास। चार्ज टू मास रेशियो इज इक्वल टू क्या है? 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ये है चार्ज। हमको मालूम हो गया है कि वो क्या है? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। मालूम हो गया है ना ये हमको? तो वही पुट कर लो वहीं पर और इक्वेशन को रीअरेंज कर लो तो आपको मास मिल जाएगा। मतलब इसको अगर हम यहां पर ले आए, मास को, मास ऊपर आ जाएगा, इसको अगर हम यहां पर ले आए तो ये नीचे आ जाएगा। तो 1.602 इंटू 10⁻19 को जब हम तकसीम करें किस पर? 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम पर, तो मास आपके साथ निकल जाएगा। वो होगा 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में अगर लेना हो। किलोग्राम में नहीं, ग्राम में लेना हो तो फिर आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। ये हुए